नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। आज सत्र चूंकि उत्तर प्रदेश का छोटा रहने वाला है, लेकिन इसमें क्या हंगामा बड़ा होगा, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे विपक्ष। क्योंकि जितना मैं लगातार कहते भी हूं और लगातार आप भी जानते हैं, और राजनीति में यह माना भी जाता है कि जितना अच्छा विपक्ष होता है उतनी अच्छी सरकार चलती है, जनता के मुद्दे उतने अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं रखे जाते हैं और उसका समाधान निकलता है, जनता को अच्छी सरकार मिलती है। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी जो तूफान है वो क्यों आने वाला है, ये तूफान क्यों उठने वाला है, क्योंकि 11 अगस्त से यूपी का विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष पहले से ही मोर्चा संभाल चुका है। समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की पूरी तैयारियों में है, चाहे बात हो बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं की, बाढ़ से बेहाल जनता की, या फिर स्कूल मर्जर के साथ पीडीए की पाठशाला की। हर मोर्चे पर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने का दावा करती है। लेकिन क्या सत्ता पक्ष चुप बैठेगा? 10 अगस्त को बीजेपी और एनडीए की भी बड़ी बैठक है, जहां पर यह रणनीति बनेगी, किस तरीके से जवाबी हमला करना है, ये तय हो जाएंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या मानसून सत्र का माहौल किस तरीके का रहने वाला है, क्या होगा मानसून सत्र का माहौल, क्या सरकार जवाब दे पाएगी और क्या विपक्ष उतनी मुखरता से जवाब ले पाएगा, सवाल कर पाएगा, या फिर विपक्ष फिर से सियासी बढ़त यहां पर कहीं ना जो कहीं होगी वही देखने को मिलेगी। तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे, जवाब लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट्स। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आगामी सत्र 11 अगस्त से प्रारंभ होगा और सदन में नेता सदन आदरणीय योगी जी सरकार के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से, सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के हित की जो योजनाएं हैं, लोक कल्याण की जो योजनाएं हैं, उनको लेकर के, उन विषयों को लेकर के विधायक प्रस्तुत करना हो, उन कामकाज पे के लेकर के चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष सदन में हंगामा के बजाय यदि लोकहित की पे चर्चा करेगा, जनहित पे चर्चा करेगा, तो सरकार उसका स्वागत करेगी और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की भलाई का काम हो सकेगा। कि मानसून सत्र 4 दिन के बजाय 24 दिन का लाइए और समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार की सवालों के जवाब से बचना चाहती है, जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए मानसून सत्र 4 दिन का ला रही है और पूरे वर्ष भर में जो कम से कम 90 दिन का सदन चलाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसे 20 दिन में समेटने का काम कर रही है, केवल इसलिए कि वह जवाबदेही नहीं सुनिश्चित करना चाहती। तो तमाम चर्चाएं शुरू करेंगे, प्रतिक्रियाएं लेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, ये कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं। अशोक कुमार तिवारी जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, विपक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस तरीके से वो भूमिका अदा करने वाली है कि जनता की आवाज जो है आपके द्वारा बुलंद होने वाली है। आपसे जानना चाहूंगी अशोक कुमार जी, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर इस बार घेरने की तैयारी रहेगी आप लोगों की? एक तो सत्र बहुत छोटा है जी, भाजपा की हैसियत नहीं है कि और बड़ा सत्र ला सके। सवालों से बचने के लिए उसने बहुत ही छोटा सत्र बुलाया है, 4 दिन का बुलाया है। अच्छी बात है। देखिए, इसमें मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश मुद्दों से घिरा हुआ है। पूरे देश में हालत खराब है और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक हालत खराब है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग शिक्षा व्यवस्था की हालत की है, इन्होंने जिस प्रकार से स्कूलों को समाप्त करने की योजना थी, वो तो कहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय पर जो है निर्णय लिया और जो है पीडीए पाठशाला की बात कही, जिससे आनंद फानंद में इनको दबाव में आकर के अपना फैसला यूटर्न लेना पड़ा। सवाल इस बात का है कि स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हालत है इस समय, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, रोजगार तो गायब हो गए हैं, है ही नहीं रोजगार की हालत यह हो गई है कि आज किशोरों का हक मारा जा रहा है। नहीं तो ये वही पीडीए पाठशाला जिसकी जिम्मेदारी ली, अति उत्साहित होकर कई जगहों पर गलत भी पढ़ा दिया गया है। आज दलितों का हक मारा जा रहा है, नौकरियां गायब कर दी गई हैं, नौकरियां पटल पर है ही नहीं। सवाल इस बात का है, परीक्षाएं लीक कराई गई, किस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया गया है, आउटसोर्सिंग कराई जा रही है। आज त्राही कर रही जनता। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं उनको, लगातार आए दिन बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जंगल राज की कायम है। आज किसानों की दुर्दशा देख लीजिए,
तो हालात तो ऐसे हैं कि जो कि बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। 2024 में जनता ने इनको करारा जवाब दिया है, अब 27 में देने के लिए कमर कसे हुए हैं। आज किसान लामबंद है, आज दलित पिछड़ा लामबंद है, आज ब्राह्मण जो सताए जा रहे हैं, ब्राह्मण भी लामबंद है। इस समय ब्राह्मण भी इनको बहुत जबरदस्त धक्का देने वाले हैं, क्योंकि आज उनकी कोई पूछ ही नहीं है। आज प्रोत्साहन जयंती जिस तरह से कैंसिल की गई है, छुट्टी कैंसिल की गई है, जिस तरह से प्रोत्साहन यात्रा निकालने से रोका गया है, आज ब्राह्मण भी आंदोलित है। आज दलितों पिछड़ों का तो बुरा हाल है। आज जो स्कूल बंद किए जा रहे थे, सर्वाधिक जहां पर दलित अधिक थे, पिछड़े अधिक थे, गरीब वर्ग के ब्राह्मण थे, तमाम ऐसे गरीब सवर्ण भी थे, ऐसी जगह पे बंद किया जा रहा था जहां गरीबों की संख्या अधिक थी। आज उसको किसी तरह से हमने फेस किया है और हमने पीडीएस स्कूल खोलने की बात कही है, तब जाके कहीं इनके कानों पे जूरेंगी। सवाल इस बात का है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है। हमारे समय में 1 रुपए में पर्चा बनता था, आज 100 रुपए में बनता है। आज महंगा कर दिया इन्होंने, आज वो भी बेड भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, आज स्टेशन नहीं मिल रहा है, आज एम्बुलेंस की क्या हालत हुई है, आज क्या हालत है। प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ रहा है, भारी भरकम पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आज कोई भी विभाग देख लीजिए, बिजली की भी हालत देख लीजिए, बिजली रहती ही नहीं है। बिजली का मूल्य कितना अधिक है, आज उत्तर प्रदेश में इतना अधिक मूल्य देना पड़ रहा है बिजली का। तो हालत यह बिजली मंत्री की सुन नहीं रहे हैं। आज इनके मंत्री ही धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनका कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं का, इनके ही विधायक जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, ऐसी सरकार, नाकारा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। जनता इनको सताएगी। 2027 आने दीजिए, जनता कमर करके खड़ी है इनको बाहर करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। जी ठीक है, कांग्रेस से भी एक बार ये प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वो लोग किस मुद्दे पर मुखर रहने वाले हैं। हालांकि लेकिन आपने बीच में पीडीए की बात की है, तो मैं बता रही थी आपको सर, अति उत्साहित होकर पीडीए में जो हंगामा हुआ है ना, और आप लोगों ने माना भी है कि कई लोगों ने गलत तरीके से पढ़ाया है बच्चों को। क्या हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार सदन में, आप जनता की किस तरीके से आवाज बनेंगे। आहना जी नमस्कार, और हमारे साथी तिवारी जी को नमस्कार, और चौबे जी को बहुत बहुत नमस्कार। जो तिवारी जी ने कहा है अंशतः वही बात है, चूंकि उनको टाइम पहले दे दिया, तो लगभग जो मुद्दे रहने वाले तो उनको उन्होंने छू लिया है। लेकिन मैं उनमें से स्पेसिफिक थोड़ी सी बात करूंगा। जैसे शिक्षा नीति की बात है, उसमें मैं ये कहने वाला था कि आप इसकी नीति को देखिए। ये नीति जो लाई जा रही थी वो कॉर्पोरेटाइजेशन करने की कोशिश थी, और पीपीपी आधार पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर विद्यालयों को चलाए जाने की कोशिश थी। जैसे कि इनकी हरियाणा की सरकार में आप देखिए कि प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़ाते हैं तो 500 रुपए आपसे फीस लगती है। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, इसलिए मैं उसको यहाँ से जोड़ रहा हूँ। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो उल्टा अभिभावकों को प्रति छात्र 1000 रुपया मिल रहा था। तो ये तो इनकी शिक्षा नीति की थी। वो तो शुक्र मनाइए विपक्ष का कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। कांग्रेस ने अजय राय जी के नेतृत्व में हर जिले में राष्ट्रपति महोदया को और राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दिए, और जो थोड़ा सा प्रयास सपा ने किया उसमें थोड़ा सा उनको बचना चाहिए था, और व्यक्तिगत बातें न करके अखिलेश, और ये न कह के एक ही जगह अखिलेश की जगह द्विवेदी जी, आपका शायद संपर्क हमारे साथ टूट गया है। टेक्निकल जो मेरी टीम है एक बारी दोबारा से आपको संपर्क साधने की कोशिश करेगी। जब तक हम बीजेपी की तरफ से जो चंद्रमोहन चौबे जी जुड़े हुए हैं उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी चंद्रमोहन जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? तमाम प्रश्न जो है विपक्ष ने बताया है कि भाई इस मुद्दों पर कहीं ना कहीं आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए, ध्यान आकर्षण करेंगे, किस तरीके से जवाब देंगे? नहीं आहना जी, बिल्कुल लोकतंत्र में जनता के प्रति ही लोगों को जवाबदेह होना होता है। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, या जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जनता से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा करते हैं सदन में, उसका निराकरण कैसे है उस पर चर्चा करते हैं, और जो भी विषय होते हैं सदन में वो जनता से जुड़े ही होते हैं। और हमारी सरकार के मुखिया माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार के
सारी विषय रखेंगे जो जो सरकार ने हमारी जन कल्याण योजनाएं चालू की है या चल रही हैं, जिनको किस प्रकार से अच्छा किया गया है और अच्छा किया जाए, इस विषय पर वो वहां सदन में चर्चा करेंगे और जनता से जुड़ी हुई समस्याओं पर बोलेंगे, उनके समाधान पर बोलेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से बनी है, लगातार जन समस्याओं को किस प्रकार से जो है कम किया जाए, उनको जो है उनसे जुड़ी हुई, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोजगार हो, सब पर सरकार ने जो काम किया है 2017 के बाद, आहाना जी वो एक उदाहरण है। जितना काम इन लोगों ने किया होगा उससे 4 गुना 5 गुना काम हमारी सरकार ने किया है। ठीक है। अब आपको सिर्फ एक रोजगार पर उदाहरण दे रहे हैं कि 2007 से 12 तक बसपा सरकार में मात्र 92,000 सरकारी नौकरी लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला था सरकारी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में 1,92,000 मात्र लोगों को जो है युवाओं को रोजगार मिला था, उनको सरकारी नौकरी मिली थी। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 8 सालों में 8.5 लाख से अधिक सिर्फ सरकारी नौकरी मिली है। सिर्फ सरकारी नौकरी। संविदा को ले लें तो 4 लाख से अधिक, स्टार्टअप को ले लीजिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को ले लीजिए। तो हमारी सरकार लगातार रोजगार देने का काम कर रही है, हवाई नहीं। 2017 से पहले यहाँ की कानून व्यवस्था क्या थी, आप ये समझ लीजिए कि पुलिस को जो अपराधियों को पकड़ना चाहिए था, वो ये उत्तर प्रदेश की वही पुलिस भैंस को पकड़ने के लिए और भैंस को ढूंढने के लिए, अपराधियों को नहीं ढूंढती। ठीक है, देखा जाए तो कानून व्यवस्थाओं को भी यहाँ पर कानून व्यवस्थाओं को भी सख्त किया गया है। आप कहना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमने काम किया। इसके अलावा आप ये भी कहना चाहते हैं कि अगर देखा जाए तो बेरोजगारी भी दूर करने का काम बीजेपी सरकार लगातार जब से सत्ता में है उत्तर प्रदेश में कर रही है। द्विवेदी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, आपकी आवाज चली गई थी। जी, मैं इसके साथ साथ कह रहा हूँ कि आबकारी नीति को भी आप देख लीजिए, जो कंपोजिट जो उन्होंने प्लान लाए हैं आबकारी नीति में, उसमें पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में 3 प्रकार की दवाई, देशी शराब की दुकान अलग होती थी, बियर की अलग होती थी, और वाइन और शराब की अलग होती थी। इंग्लिश वाइन की मैं बात करना, शराब की बात करना चाह रहा हूँ। आप कंपोजिट कर देने से हो क्या रहा है कि जो बहुत अमीर लोग हैं वही टेंडर डाल पा रहे हैं, वही उतना इन्वेंट्री को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो उसमें हो क्या रहा है कि जो गरीब आदमी जो शॉप खोल ले रहा था और अपनी आजीविका ले रहा था और लोगों को कुछ आजीविका दे रहा था, आम आदमी जो गरीब तबके का था, वो अब आबकारी नीति से बिल्कुल बाहर हो गया। इस उद्यम नीति की बात कर ले, मुख्यमंत्री के द्वारा जो 5 लाख का लोन दिया जाना है, आना जी इसका पक्ष देख लीजिए कि आप अगर कोई लोन लेते हैं तो उसमें 18% जीएसटी लगता है। 5 लाख का लोन लिया तो 18 पंचे 90,000 आपका जीएसटी चला गया। इसके बाद 10% आपको अपना अंशदान करना है, यानी कि 50,000 रुपया वो चला गया। अब आप जोड़ लीजिए 90 प्लस 50,000, 1,40,000 उसका साइफन ऑफ हो गया। अब आप कर क्या रहे हैं कि अब उसको वापस कितना पैसा करना है, जीएसटी मिला के पूरा का पूरा 90,000 उसको वापस करना है। अब ये होना ये चाहिए था इस उद्यम नीति में और एमएसएमई के जो लोन्स हैं उनमें, कि इन पे पहले जो एंटरप्रेन्योर है, फर्स्ट एंटरप्रेन्योर जो है, उस पर कोई भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अब आप जीएसटी के रूप में उससे टैक्स ले लिया, अब वो उस पर भी पैसा दे रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को, फर्स्ट एंटरप्रेन्योर को उसको छोड़ना चाहिए था। दूसरी कानून व्यवस्था की बात बहुत अच्छी करी दी है तिवारी जी ने, उस पर मैं नहीं बोलूंगा, जबकि स्थितियां आप सबको पता है कि किस तरीके की भयावह स्थिति है, किस प्रकार अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, जनप्रतिनिधि की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। पेंशन की बात कर रहा हूं, ये मुद्दा बहुत उठेगा, अटेवा का, पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा बहुत मुखर रूप से विपक्ष फिर से लाएगा कि इसको फिर से पुनः बहाली की जाए। उस पर बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं, शिक्षकों के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। और आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप सड़कों के बीच में गड्ढे हैं कि गड्ढों के बीच में सड़क है, बहुत बुरा हाल है। आप इसके बाद देखिए आपदा प्रबंधन की स्थिति देखिए, कितनी खराब आपदा प्रबंधन है। जब आपको अच्छी तरीके से मालूम था कि ये स्थिति हर साल होती है तो आपको नियोजित व्यवस्था करनी चाहिए थी,
SDRF, NDRF इन सबको लगा के बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकते थे आप, वो आपने नहीं की। आपको नगर पालिका या नगर निगम या जो परिषद है उनसे ताउन करना चाहिए था, उनके साथ एग्रीमेंट करके उनके साथ बात करनी चाहिए थी। अब नदी नाले आप देखिए, ना तो नगर पालिका साफ करा रही है, ना नगर निगम साफ करा रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है, जाम पूरा पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं नीतियों को घेरने के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी जो नई घोषणाएं हो रही हैं और इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से यहाँ विकास के दावे किए जाते हैं और फाइलों में वो दावे रह जाते हैं और वो दावे कहीं पर भी हकीकत में नहीं दिखते, ये तमाम मुद्दे जो है विपक्ष रखेगा। अशोक तिवारी जी वो कह रहे हैं बसपा और सपा, आ रही हूँ आपके पास चंद्रमोहन जी, बसपा और सपा इतने साल सत्ता में रही है, वो जो नहीं कर पाई आज की डेट में जब से बीजेपी की सरकार आई है, कानून व्यवस्थाओं को देख लीजिए, सुगम है, यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं उत्तर प्रदेश में, अगर रात में भी बाहर अगर निकले। इसी के साथ किसानों का मुद्दा देख लीजिए, MSP की बात कर लीजिए या फिर बीमा देख लीजिए, किश्त देख लीजिए, वो बिल्कुल अच्छे से चल रही है। डेवलपमेंट की बात तो वो बता ही रही है कि जब से हम आए हैं और लगातार इस डिबेट में, बेशक इन्होंने नहीं कहा है, कभी भी अगर उत्तर प्रदेश की डिबेट में यहाँ पर करती हूँ तो वो यही बता कर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों ने इतने सारे एक्सप्रेस वे दिए हैं, पुरानी घोषणाओं के जो वादे हुए हैं, लगातार जो वादे करते हैं और समय सीमा जो तय कर देते हैं उसमें हम पूरी भी कर देते हैं। लेकिन ये जब सरकार विपक्ष जो है सब सत्ता में थी, इनके दावे जो है बिल्कुल यहाँ पर विफल है, खाली है, खोखले हैं। जी मैं क्या जवाब देंगे? भाजपा की कथनियों करनी में कितना बड़ा फर्क है, ये उत्तर प्रदेश की जनता से अधिक कोई नहीं जानता है। मार खाने क्या है, किस तरह से उसने जो है घूस साथ दिया, यूपी की जनता ने इनको घूस साथ दिया है। 14 में जिताया इनको, तो 17 में भी जिताया, 22 में तो ये खेल प्रकार है, किसी तरह से 500-700 वोटों जीते हैं कई विधानसभा, तो ऐसे ही मन बदला था जनता का। लेकिन 24 में उसका मन बदला और उसने पूरा दिखा दिया कि कितनी सीटें इनको दी, कितनी सीटें हमको दी। आम चुनाव की बात कर रहा हूँ, चुनाव तो खैर सत्ता का होता ही होता है, चुनाव में मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन आम चुनाव में 403 सीटों को मैनेज करना कठिन होता होगा, असंभव है इनके लिए, इतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। 80 सीटों में हाल था, 35 सब जीते हैं। आज हालात ये हैं, बद से बदतर हालात हैं। ये वादे की बात करते हैं, आप कह रहे हैं वादे की बात जहां तक है, बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार हालात ये है कि डॉलर को हम रुपए से कम कर देंगे। आज हालात ये है कि गैस का दाम कहां पहुंच गया, पेट्रोल की बात करते थे मोदी जी, आज हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं, कितने बद से बदतर हो गए हैं। महंगाई आसमान छू रही है। रोजगार की बात करते थे, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, वादा कहां पूरा किया। आज किसानों की आय 2 गुनी करने की बात करते थे, वादा कहां पूरा किया। 4 साल की नौकरी सेवा में दे रहे हैं। आज भरमार है मुद्दों का। नहीं, 1,92,000 कितना बताया, 8 लाख, 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। नहीं है आज उत्तर प्रदेश में किस तरह तांडव हो रहा है अपराध का, अपराधी तांडव कर रहे हैं। सरकार मूकदर्शक बनी हुई, सजाती है, खाली सजाती है, देख रही है। आज भेदभाव कर रही है सरकार। नहीं तो यही तो वो बोल रहे हैं, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो गाय भैंस बांधने के लिए पुलिस वालों को रखा जाता था, हमारी सरकार है तो एनकाउंटर तक कर देती है अगर आपने पुलिस वालों के साथ कोई बदतमीजी करी। यही तो चौबे जी बता रहे हैं जी। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, एक ही वर्ग की सरकार है क्या ये? क्या इसमें दलितों को रहने का अधिकार नहीं है, किसानों को रहने का अधिकार नहीं है? कमजोर महिलाएं या कोई भी महिला हो, महिलाओं की इज्जत से खेल खेलोगे? आज क्या करोगे तुम? ब्राह्मण का क्या, ब्राह्मण को क्या, कमजोर ब्राह्मण जो गरीब ब्राह्मण है, कमजोर ब्राह्मण है, उसके साथ क्या कर रहे हो? क्या आप लगातार सुल्तानपुर में अपना दिन कर दिया गया, कानपुर माँ बेटी चला दी गई, आज परशुराम यात्रा पर लोगों को आपने आज क्या 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 से कहां पहुंचा दिया है उत्तर प्रदेश को आपने? उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग के लोग यानी कि सर्वजन इस समय आंदोलित है। सर कुछ नाम लेके और कुछ घटनाओं की, नहीं कुछ नाम लेकर कुछ घटनाओं को पटल पर रख के अगर आप बताएं। सर सुनिए ना तिवारी जी, सुनिए ना मेरी बात, मैं कह रही हूँ कुछ नाम लेकर और घटनाओं को पटल पे रख के बताएं ऐसी चीजें, क्योंकि अगर फिर ऐसा हो जाता है हवाई बातें हैं, वो बातें कहीं ना कहीं समक्ष ऐसी दिखती हैं। अरे मैं नाम लेके बता रहा हूँ, कानपुर में माँ बेटी जला दी गई। हाँ। शासन देखता रहा, हाथरस में क्या हुआ, रातों रात बेटी जला दी गई, शासन देखता रहा। आज सुल्तानपुर में डॉक्टर का पैर भी कर दिया गया, कानपुर में हत्या कर दी गई, आज बस्ती में हत्या कर दी गई, आज जो है गोरखपुर में व्यापारी की हत्या कर दी गई, लखनऊ में हत्या हुई है। ब्राह्मणों को तो भूना जा रहा है, ब्राह्मणों को गिन गिन कर भूना जा रहा है। ये हत्याएं कम है क्या?
आज अयोध्या में रेप हुआ, और सरकार किसकी है? सरकार आपकी है, आपको रोकना चाहिए था ना। जो भी रेप होते हैं, कहीं भी रेप होते हैं। ठीक है तिवारी जी, कानून व्यवस्थाओं पे कहीं ना कहीं आप मुद्दा ये रहने वाला है कि कानून व्यवस्था यूपी में नहीं है। यूपी में आज भी जो तरीके हैं, जो चीजें हैं, इस तरीके की है कि छुपाई जा रही है, लेकिन असल में यहाँ पर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जी चौबे जी, आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, मेरे पास द्विवेदी जी के पास भी जाना है। आहाना जी, कानून व्यवस्था की वो लोग बात कर रहे हैं जो लोग 2017 से पहले जिनकी सरकार थी, ये वो लोग थे जो अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को नहीं भेजते थे। ये जो है भैंस को ढूंढने के लिए और भैंस मंत्री को पकड़ने के लिए पुलिस दौड़ती थी भैंस पकड़ने के लिए। और इनके समय में जितने भी ये गुंडे बदमाश थे, ये थाने में घुसकर पुलिस वालों को मारते थे, इनके मंत्री भी घुस जाते थे। और सुनिए, मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यही सरोजनी नगर विधानसभा है, यहीं पर समाजवादी के गुंडे थाने में घुस गए, मंत्री के नेतृत्व में घुस गए और पुलिस वालों को इन लोगों ने मारा पीटा। तो ये इनकी सरकार का आईना है, ये रहा है। और सुनिए, यही उत्तर प्रदेश की राजधानी है, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने सपाई गुंडों ने पुलिस, ट्रैफिक वाले पुलिस को बोनट पर बैठाकर घसीटा था। तो ये इनके समय का कानून का राज था। और सुनिए, अभी कल की ही बात है, मेरठ की, बल्कि मुरादाबाद की, कि एक महिला को वहां का एक जो बदमाश था, जो गुंडा था, वो महिला को परेशान करता था और सोशल मीडिया पर वो आया और त्वरित कार्रवाई आप देखिए कि उसको अगले दिन चौराहे पे पकड़कर उसकी क्या हालत की गई और किस प्रकार वो अस्पताल में गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा। तो ये सरकार है, इनकी तरह नहीं, सुन लीजिए, इनकी तरह नहीं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये सरकार अगर चौराहे पर खुरापात करेंगे, किसी को उत्तर प्रदेश की पुलिस इंतजार कर रही है उनकी कुटाई के लिए और उनको उसकी सजा देने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी सरकार है। ठीक है द्विवेदी जी, वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था इतनी सख्त है ना कि अगर किसी ने हल्का सा भी कुछ किया और महिलाओं के साथ कुछ भी अपमानजनक होता है तो हमारी जो कानून व्यवस्थाएं है उस तरीके से निपटेगी, चाहे वो बीच सड़क पे ही क्यों ना निपटना पड़े। है ना जी, एनसीआरबी आप सभी लोग परिचित हैं, एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश रेप का प्रदेश बन गया है। वो कानून व्यवस्था की, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इस पर तू मैं बहुत हो सकती है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रोडवेज, जो सुगम साधन है, वो देखिए कितना महंगा हो गया। इन बसों की कंडीशन आप देख लीजिए और रोडवेज के स्टैंड्स की स्थिति आप देख लीजिए। इतनी जर्जर बसें चल रही हैं कि उन पर आपको बैठ के चलने में बड़ी असुविधा होगी। आप कपड़े अगर सुरक्षित है आपके आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये है, मैं अशोक तिवारी से उम्मीद कर रहा था कि वो अपनी पार्टी की उपलब्धि बताएंगे, लेकिन चूंकि उनका पाता है, इसीलिए मैंने कहा था अशोक तिवारी जी बताएं। मैं उनको सुझाव दे रहा हूं कि जब वो पीडीए की बात कर रहे हैं और ब्राह्मणों की बात भी कर रहे हैं या सवर्णों की बात कर रहे हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि अपनी पार्टी के नेता को बताएं कि वो पीडीए के साथ गरीब सवर्ण को भी जोड़ के चलने की बात करें। अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं तो पीडीए के साथ गरीब सवर्ण को भी जोड़िए, वो आप नहीं जोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पीडीए के नारे से निस्बत बहुत नहीं रखती, हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से सीधा कोई निस्बत नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, जो तस्वीरें अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की सामने आती है, लगता है कि आप लोग कमरे में बैठ के मुद्दे डिस्कस कर लेते होंगे। मैंने कहा ना कि इसमें इनको और जोड़ लें तो और ज्यादा फायदा होगा। मेरा केवल आशय ये था कहने का। दूसरी, आप बिजली नीति देख लीजिए, बिजली लगातार महंगाई होती चली जा रही है। उनके मीटर से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर इस बेतहाशा तरीके से भागते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लोगों के जहां 4000 5000 बिल आया करता तो वहां 10,000 12,000 आ रहा है। आपने जो स्टैंडर्ड टैरिफ था उनको बढ़ा दिया। इसके बाद हमें सौर ऊर्जा की बहुत सरकार बात करती है, भाजपा, कि आप गरीब आदमी कैसे कोई लगा सकता है। 1,05,000 रुपए जब आप जमा करें तब आपको कुछ महीनों के बाद आपको शेष धनराशि आती है। मेरा मानना यह है आना जी कि सरकार को नहीं लेना और ऐसी आम आदमी अपने यहाँ सौर ऊर्जा स्थापित कर सकते। ठीक है,
भी रुके ठीक। और सरकार को, चूंकि अब आप देख लीजिए आपदा प्रबंधन का स्थिति देख लीजिए, इटावा और औरैया के बीच में 5 नदियों का संगम है जिसको पचनद कहते हैं। नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में फाउंडेशन ले हुआ था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं फोकस रहेगा, इसी के साथ यहाँ पर ये भी फोकस रहेगा कि सभी समाज को साथ में लेकर चले। ये आपने एक सलाह अपने ही साथी को दे दी। और बीजेपी का अगर बात करें तो ये सिर्फ जो दावे हैं ये सिर्फ फाइलों में दावे हैं, ये दावे हकीकत में नहीं है, इस तरीके से घेरेंगे। लेकिन बीजेपी जवाब के लिए तैयार है। वो भी ये बता चुकी है कि दावे जो है हमारे जमीनी हकीकत हैं और वो भी पूरा जो है खाका लेकर तैयार रहेगा सदन में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। तो सत्र बेशक छोटा रहने वाला है लेकिन हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि जहां पर एक दिन अगर कोई कार्यवाही चलती है, आप समझ लीजिए कोई भी सदन होता है, संसद हो तो बात अलग है, अगर कोई सदन में चलता है लाखों रुपए खर्च होता है और वो पैसा आप जनता का ही होता है या फिर हमारा या आपका टैक्स का पैसा होता है। अब देखना होगा कि उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल जब वो सदन चलने में किया जाता है, हमारे जैसे जो जनता जो आम मुद्दे होते हैं जब वहां पे रखे जाएंगे तो उसका हल भी निकलेगा या फिर से वॉकआउट हो जाएगा विपक्ष के द्वारा। क्योंकि हमेशा इस तरह की तस्वीरें आती है और वहां जितनी भी समस्याएं होती है उसका समाधान नहीं निकल पाता। खैर, अब क्या सरकार जवाब दे पाएगी? विपक्ष इस बार फिर से सियासी बढ़त ले जाएगा। ये तस्वीर आपको 11 अगस्त को साफ हो जाएगी। पहले ही दिन ये तस्वीर आ जाएगी कि विपक्ष बाहर रहेगा या अंदर सवाल दागेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।